हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना सिखाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको हल करने का जो मेथड होता है उसको ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कुछ अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, उनको सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो आव्यूह विधि से जो समीकरण हल करने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल एक जरूर आता है, वो आपका गलत नहीं होगा। आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में दूंगा। आपको क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है और टास्क को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। अभी डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं, क्योंकि सबको प्रोसेस पता है, इसलिए आप वीडियो को चलने दीजिए, लेक्चर को चलने दीजिए और मेरे साथ आप सॉल्व करिए और देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आइए डियर स्टूडेंट, फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखो रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है। जब दो से अधिक रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं तो उसी को हम लोग रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास है एक समीकरण दिया हुआ है पहला, और एक दूसरा समीकरण दिया डियर स्टूडेंट्स -3x है और प्लस में 2i है, प्लस में z इज इक्वल टू 2 है। एक इक्वेशन और गिवन होगा x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ध्यान रखिए, पहला इक्वेशन है आपका 4x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 15, और फिर -3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, और फिर x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है और इन 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से, आव्यूह विधि से हमें इसको हल करना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसको आव्यूह विधि से हल करते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ कंप्लीट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और टास्क में जो क्वेश्चन देंगे उसको भी आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, प्रोसेस समझिए डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए समीकरण निकाय को, ध्यान देना, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर, ठीक है, आव्यूह विधि से लिखने पर सबसे पहले हमारे पास ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, आव्यूह विधि से लिखेंगे। हड़बड़ाइएगा मत, कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और समझ लीजिएगा। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक मैट्रिक्स हमारा बनता है जो इसके कोफिशिएंट से बनता है 4 -3 और 1, ठीक है, ऐसा आपको बताया गया है। और यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ -1। फिर इसको ले लेंगे हम जेड के कोफिशिएंट को 3, 1 और 2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे x, y और z लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पर जो कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट होते हैं इनको लिख 15, 2 और 7 को ऐसे लिख देते हैं। अब यही होता है डियर स्टूडेंट्स दिए गए समीकरण को आव्यूह विधि में लिखना। x, y और z के जो कोफिशिएंट हैं उसे 3 × 3 कोटि का एक हमारा पास वर्ग आव्यूह बन जाता है, और यहाँ x, y, z वेरिएबल्स हो जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनको लिख लिया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लेते हैं, इसको x और इक्वल टू b हो जाता है। तो x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ हो जाता है a इनवर b, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, सारी प्रोसेस जो लेंदी होती है प्रोसेस में क्या होता है, ए इनवर को फाइंड करना। ए इनवर कैसे फाइंड होता है आइए समझते हैं। आइए देखिए, नाउ अब देखो हमारे पास ए गिवन है, क्या गिवन है, ए क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास देखो 4 है, -3 है और 1 है, समझते चलना आराम से। -5 है, 2 है, -1 है, 3 है, 1 है और 2 है। सबसे पहले आपको याद होगा कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी जाती है, क्योंकि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। तो आइए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। मॉड ए जिसको कहते हैं, पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करिए, यहाँ 4 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, 2 दूना 4 होगा और प्लस में 1 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे तो इसका चिन्ह माइनस होता है, इसलिए माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, ये और ये छूटेगा तो -6 आएगा और बच्चों -1 आएगा, +3 में लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक। 3 जब लिखेंगे तो देखो ये और ये छूटेगा, यहाँ +3 और -2 आएगा, ठीक है, +3 और -2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू देखो 415, 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -7, तो -35 यहाँ आ गया, और यहाँ पर प्लस में बच्चों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपको मिलेगा यहाँ -15 मिलेगा +3, दिस इंप्लाइज दैट -12 मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपको -12 मिल चुका है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब जब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब आगे की प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मींस आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि इसका व्युत्क्रमणीय अवयव मींस ए इनवर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, फाइनली डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो -12 आपको मिल चुकी है, यहां पे लिखेंगे, अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगेन फिर से देखिए, अगेन हमारे पास जो ए है उसको हम राइट करते हैं। ए क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो 4 है, -3 है, 1 है, -5, 2 है और -1 है, 3 है, 1 है और 2 है। ये है हमारा मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, इसके सहखंड निकालेंगे। ठीक है, सहखंड मीन्स माइनर्स या कोफैक्टर्स जिसको आप लोग कहते हैं, सहखंड निकालिए। सहखंड क्या होगा, A11 होगा। A11 लिखने के बाद यहां पर क्या होगा, ये और ये छूटेगा, 2 -1 और 1 और 2 आएगा। फिर क्या फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम A12 निकालेंगे, इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस में होगा, तो ये और ये छूटेगा, -3 1 1 और 2 यहां लिखा जाएगा। फिर क्या निकलेगा, A13, यही तो मेन काम है हमारा। A13 का मतलब ये और ये छूटेगा, तो -3 1 2 और -1 ये हो जाएगा हमारा। अब निकालेंगे हम A21 का चिन्ह कैसा होगा, माइनस होगा, तो ये और ये छूटेगा, -5 -1 3 और 2 हो जाएगा, आराम समझ चलो। फिर क्या निकलेगा, A22 इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस ही होगा, तो ये और ये छूट जाएगा, तो 4 1 3 और 2। ठीक है, 4 1 3 2 4 1 3 2 ये हो जाएगा। अब ऐसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ A23 मिलेगा, तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस होगा, तो ये और ये छूटेगा, 4 1 -5 -1 4 1 -5 -1 ये आपका A23 हो गया। अब आप निकालेंगे A31 लिखिए, ये और ये छूटेगा, तो आपका मिलेगा -5 और 2 मिलेगा, और 3 और बच्चों कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A32 का चिन्ह कैसा होगा, माइनस में होगा, ये और ये छूटेगा, तो 4 आएगा और -3 आएगा। ठीक है, ये और 3 और कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या निकालेंगे, A33 फाइंड करेंगे। जब A33 फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये और ये छूटेगा, तो आपका आएगा 4 -3 और -5 और कितना हो गया, 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करिए, मींस ये जो हमारे सहखंड मिले हुए हैं सभी सहखंडों को वैल्यू फाइंड करिए। इसको फाइंड करिए, 2 दूना 4 और 1 5, प्लस में हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 7, लेकिन +7 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, +7 आएगा। इसको देखो, +3 -2 कुल मिला करके यहाँ 1 आएगा, सही है। अब इसकी वैल्यू देखो, -10 और +3 मतलब -7, लेकिन हो जाएगा +7। अब इसको देखो, A22 4 दूना 8 में से 3 गया, कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, है। ठीक है, सही है। अब यहाँ करिए तो -4 और +5, ध्यान दीजिए, -4 और +5, तो मतलब कुल मिला करके यहाँ आ जाएगा आपका -1। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 -6 मतलब -11 हो जाएगा। अब इसको जब आप फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 + 9 13, इसका मतलब -13। यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 और +15। ठीक है, 8 और कितना हो जाएगा, 15 मतलब 23 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 23 मिलेगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, सारी वैल्यूज हम लोगों ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, फाइंड कर लिया। ठीक है, A11 फाइंड किया और A12 फाइंड किया, उसके बाद फिर जो है A13 भी हमने फाइंड किया, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने A21 फाइंड किया, उसके बाद A22 फाइंड किया, फिर A23 फाइंड कर लिया हम लोगों ने, और A31 हम लोगों ने फाइंड किया जो कि -11 आया है, और फिर A32 -13 आया है। A33 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमें कितनी मिली है, A33 की वैल्यू, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, वही मैं चेक करना चाह रहा था
कि कितना आएगा। देखो 4 2 जा 8 होगा और ये यहाँ -8 -15 होगा, तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको -7 मिलेगा। ठीक है, A33 की वैल्यू जो होगी वो -7 होगी। यही मिस्टेक होती है, अगर होती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर निकल गई और इसी में मेन गलती होती है। अब आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए लिखेंगे। नाउ हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसी को लिख डालते हैं। देखिए ध्यान से, 5 7 और 1, फिर 7 5 और उसके बाद -1, फिर -11 -13 और -7, ये एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट ए के बाद अब क्या निकालोगे आप, ए डैश निकालोगे। आप क्या निकालोगे बच्चों, एडजॉइंट ए जब निकल गया तो आपको क्या फाइंड करना होता है, इसका ट्रांसपोज निकालना होता है। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है, ये हमें जो मिला है ये एडजॉइंट ए नहीं मिला है, इसको हम लोग किसी दूसरे मैट्रिक्स से दिखाते हैं। सपोज करिए ये हमें बी मिला है, ठीक है, एडजॉइंट ये नहीं है, ये शाखंड आव्यूह है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तब तो निकलेगा। तो यहां से आपको मिलेगा एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना, 5 7 1 7 5 -1 -11 -13 और -7, ये हमें यहां से किसकी वैल्यू मिल गई, एडजॉइंट ए की मिल गई। जब एडजॉइंट ए आ गया तब हम ए इनवर निकालेंगे। तो ए इनवर क्या होता है, एडजॉइंट ए को हम लोग मॉड ए से डिटर्मिनेंट की वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड। तो जब आप ए इनवर यहां से लिखेंगे तो देखो मॉड ए की वैल्यू -12 आई है, तो -1/12 बाहर ऐसे हो जाएगा, बाकी ये लिखेंगे 5 7 1 7 5 -1 -11 -13 और -7। इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली ए इनवर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो ए इनवर हमें मिल चुका है और यही मेन कंसेप्ट होता है, यही मेन लॉजिक होता है। अब इस ए इनवर की जो वैल्यू होगी उसको ला करके हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे ए इनवर का मान, ध्यान देना बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख दीजिए समीकरण 1 में। तो ये देखिए समीकरण है, यक्स का मतलब आप लिख सकते हैं यक्स वाई और जेड, और ए इनवर का मतलब ये आप लोगों ने फाइंड किया है -1/12, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिखिए 5 7 1 7 5 -1 -11 -13 -7, और उसके बाद दूसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारा है 15 है और 2 है और 7 है। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने क्या करी, पुट कर दी। अब आपको सिंपली इसी को सॉल्व कर लेना है, आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए कैसे, यहाँ x यहाँ y यहाँ z, ध्यान समझना, -1/12 बाहर होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 5 75 हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, और -11 7 77, ये हो गया। फिर इसको गिरे 15 7 105, 105 हो गया, प्लस में 10 हो गया, और 13 7 91 -91 हो गया। इसके साथ करिए 15 हो गया, -2 हो गया, और प्लस में 49 हो गया। यही तो होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/12 यहाँ रहेगा ही, अब 77 -2 कुल मिला के यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ जब 105 में से 91 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 और कितना बचेगा, मतलब 105 और -91 जब आप माइनस करेंगे तो यहां बचेगा आपके पास कितना, माइनस करिए भाई, 9 वो होगा, 5 9 5 14 होगा, 14 और 10 24 आएगा, है ना। और यहां पर आपके पास जो है 49 में से 2 माइनस कर दिए, 47 आ जाएगा। तो 47 और 15 ऐड हो जाएगा कुल मिलाकर के, या 49 + 13 आप कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 3 12 5 1 6 4 1 5, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, सही है। 9 3 12 4 1 5 1 6 62 आएगा, 62 आएगा। लेकिन ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, जो 62 आ रहा है ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे 12 24 और 36 आना चाहिए था, भैया हम गलत कहाँ कर दिए हैं, यही हमें थोड़ा सा चेक करना है। कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक हो चुकी है। हाँ, साइन की मिस्टेक कहाँ हुई है भैया, ये मल्टीप्लाई होगा 15 होगा,
और ये मल्टीप्लाई होगा जा करके यहाँ से तो -2 होगा, ये होगा तो -7 होगा, तो -49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका जो है वो आएगा माइनस में 36। ठीक है, -36 आपका आ जाएगा। नहीं तो चेक कर लीजिए, यहाँ 49 में से 13 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वही 36 जा करके आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए x, y और z आप जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/12, यहाँ 25/12, यहाँ 36/12, लेकिन सब के सामने माइनस भी लगेगा। तो फाइनली यहाँ से x, y, z की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ करोगे तो -1, यहाँ करोगे -2 और यहाँ कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो -1, -2 और 3, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर। फाइनली इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया और आंसर कितना है आप लोगों का, x = 1, y = मतलब x = -1, y = -2 और z = 3, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तरीका होता है आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने का। अभी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया और आप लोगों ने इसको मेरे साथ सॉल्व किया। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पहली बार देखा हो, तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसको आव्यूह विधि से लिखेंगे, फिर ऐसे लेट करके। इसमें सबसे ज़्यादा जो जटिल प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें यहाँ पर इसका ए इनवर फाइंड करना होता है। तो आइए एक क्वेश्चन और फटाफट से आप लोगों के साथ ही करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करिएगा और मेरे साथ आप लोग करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने चल रहा हूँ इसको आप मेरे साथ सभी लोग सॉल्व करते रहेंगे और फटाफट से करते रहेंगे और एट लास्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को आ गया या नहीं आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस टास्क के फॉर्म में भी दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, लेकिन एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि इसकी प्रोसेस लेंदी है, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कर देते हैं मिस्टेक, इसीलिए इसको दिया जाता है और बड़े नंबर में दिया जाता है। लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन पे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो इसके रॉन्ग होने के, इसके गलत होने के जो चांस हैं डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम हो जाते हैं। आइए बहरहाल हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन जो दिया है वो है 2x - 3y + 5z = 11। एक क्वेश्चन ये है। अगला है 3x + 2y - 4z = -5 गिवन है, और उसके बाद x + y - 2z = -3 गिवन है। फिर से देख लेते हैं इक्वेशन, 2x - 3y + 5z = 11, फिर 3x + 2y - 4z = -5, फिर x + y - 2z = -3। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है और हमें क्या करना है, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस मेथड से, आव्यूह विधि से, मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है और हमें इसका आंसर फाइंड करना है। आइए समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। वही पुरानी प्रोसेस देखिएगा, लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से या आव्यूह रूप में लिखने पर। ठीक है, ये जो समीकरण निकाय दिया है इसको हम किस रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में। तो यहाँ एक मैट्रिक्स बनेगा इसके कोफिशिएंट से 2, 3 और 1। फिर यहाँ कितना होगा, देखो -1, 2 और 1, 5 - 4 और -2 होगा, और यहाँ क्या होगा हमारा x, y और z होगा, और यहाँ फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, 11 - 5 और -3, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको a, इसको x, इसको b लेट किया जाता है, तो ax = क्या हो जाएगा, b। तो x = आपको मिल जाएगा a इनवर b। इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू ही। नाउ अब आपको जो a गिवन है वो कितना गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 1 -3, 2, 1, 5 -4 और -2। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो फाइंड करिए, इसके सापेक्ष प्रसार करिए, 2 ये और ये छूटेगा तो -4 होगा और +4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ प्लस में 3 होगा, ये और ये छूटेगा
तो ये आएगा -6 आएगा, ठीक है, ये और ये छूटा है तो -6 आएगा और +4 आ जाएगा, और प्लस में 5 हमको लिखना होगा। प्लस में 5 जब लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा हमारा, ये और ये, तो 3 - 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल, 0 हो गया पूरा। ये यहाँ पे आपका आ गया -6 और यहाँ पे 3 में से 2, कुल मिला के यहाँ कितना आ गया 5। फाइनली आपको डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो -1, बहुत ही छोटी सी वैल्यू मिली है, जो कहीं ना कहीं अभी कैलकुलेशन में हमें फ़ायदा मिलेगा इससे कि अगर इसकी वैल्यू छोटी मिली है तो अभी क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, ए इनवर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और ए इनवर की वैल्यू को फाइंड करके ला करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। आइए देखिए, अगेन ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको जो ए की वैल्यू गिवन है उसको आप यहाँ से राइट करिए फिर से, 2, 3 और 1 है, -3 है, 2 है और 1 है, 5 है, -4 है, ध्यान दो, 5 है, -4 है और -2 है, ये हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। अब हम लोग क्या करें, क्या निकालें, सहखंड निकालें ना, सहखंड जिसको हम A11 कहते हैं। A11 फाइंड करिए। A11 कैसे फाइंड करेंगे, ये और ये छूटेगा तो 2, 1, -4 और -2 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर A12 लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ माइनस लगता है, डिटर्मिनेंट का साइन बनेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बनेगा, माइनस लगेगा, ये और ये छूट जाएगा हमारा, 3, 1, -4 और -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करते जाइएगा। A13 हम लोग फाइंड करेंगे तो ये और ये छूटेगा हमारा, 3, 1 आएगा और 2, 1 आएगा, ठीक। उसके बाद फिर A21 का मतलब माइनस लगेगा, A21 में ये और ये छूटेगा तो -3 आएगा, 1 आएगा, 5 और -2 आएगा, सही है। सॉल्व करते चलो, फिर क्या आएगा, A22 हम लोग फाइंड करेंगे। A22 की वैल्यू देखिए क्या आएगा, A22 ये और ये छूटा हमारा तो 2 आया, 1 आया और उसके बाद 5 आया और -2 आया, सही है। अब इधर देखते चलिएगा, अब हम निकालेंगे A23 जिसका साइन कैसा होगा, माइनस में होगा, तो ये और ये छूट जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, -3 और 1 आएगा, ये A23 हो गया। अब आ जाइए A31 की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, A31 की बात करेंगे तो इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस ही होगा। ये और ये छूटा हमारा, -3 आया, 2 आया, 5 आया और -4 आया। फिर A32 इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस में होगा, ये और ये छूटेगा तो 2, 3 आएगा, ये और ये छूटेगा 2, 3 आएगा, 5 और -4 आएगा। फिर A33 आप फाइंड करेंगे, इसका चिन्ह प्लस होगा, ये और ये छूटेगा, 2, 3 आएगा और -3 और 2 आएगा, समझ आया। अब सारी वैल्यूज को आप क्या करिए, फाइंड करिए, बने रहिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन समझ लीजिएगा। -4 + 4 कितना आ गया, 0 आ गया। आराम से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या आ गया, 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा और +4 हो गया, 2 आएगा, फाइनली ये -2 आपका आएगा, ठीक है, ये आपका कितना आएगा, -2 आएगा। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है। तो आगे देखिएगा, इसको 3 - 2 मतलब 1 आएगा, इसको करोगे तो -6 - 5, -6 - 5 मतलब +6 - 5 +1 फिर हो जाएगा -1, यही तो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा 2, 2 = 4, -4 - 5 मतलब -9 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पे +3 5, लेकिन आएगा कितना, -5, ठीक। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आएगी -12 आएगी और माइनस में 10 आएगी, मतलब -2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, = यहाँ पे देखो -8 आएगा और माइनस में 15 आएगा, -8 - 15 तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के, 15 और 8 ऐड करोगे तो 23 आपको मिल जाएगा, है ना, 23 आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसा रहेगा ये भैया, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 और +9, 4 और 9 मतलब 13, कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया। अभी आप लोगों को क्या मिला है, ठीक है, अभी आप लोगों को जो मिला है इससे आप क्या करेंगे, एक ऑब्यू बनाएंगे जिसको आप लोग क्या कहते हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, या जिसको हम लोग A की पावर C कहते हैं ना,
a की पावर c के नाम से दिखाते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं, या आप b से ही दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे जो मिला है इससे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये आपका a11 0 हो गया, फिर ये आपका -2 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर -9 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -2 23 और कितना हो गया 13 हो गया। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पे तो -23 होगा कि +23 होगा, थोड़ा देख लेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होगा, वो बी डैश के इक्वल होगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी मिलेगी, 0 -2 1 -1 -9 -5 और -2 23 और कितना हो जाएगा 13। ये आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब एडजॉइंट ए डियर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा, एडजॉइंट ए जब आपका आ जाएगा, अच्छा देखो एक काम यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस में ही आएगा ना, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में होगा अर्थात ये भी प्लस में होगा। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। अब आप ए इनवर निकालो, तो कैसे आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, यही तो आएगा। अब देखो ध्यान से भी लोग, ए इनवर इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो मॉड ए आया है वो -1 आया है, तो यह मैट्रिक्स जो है इसी को -1 से डिवाइड कर दोगे तो सबका चिन्ह केवल बदल जाएगा। चिन्ह बदलने का मतलब आपको कितना मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, 2 मिलेगा और -1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर -2 -23 और माइनस में 13। ये डियर स्टूडेंट्स आपको ए इनवर की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 0 0 और आपको मिलेगा -2 -1 195। यहाँ पर एक मिस्टेक और भी हो रही है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ये जो है हमारा 2, ये -2 आना चाहिए था। कौन था ये A31 था, A31 इसका चिन्ह हमने नहीं बदला क्या, एडजॉइंट। अच्छा यहाँ पर हमने लिख दिया था, ये देखो ध्यान से, A31 नहीं, ये तो सही है, A31 एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि -2 -23 -13 आ रहा है, 195 आ रहा है, 0 -2 -1 आ रहा है। तो 0 -2 -1 कहीं क्या मिस्टेक हुई है भैया, ये जो हमें मिला था एडजॉइंट जब हमने निकाला तो बी डैश निकाला, तो बी डैश 0 -2 1 हुआ, -1 -9 -5 हुआ, और यहाँ पे 2 23 और -13 हुआ। ठीक है ना। ये वाला 2 जो था, ये वाला, ये हमारा जो है वो प्लस में होना चाहिए था इसका मतलब। तो ये कौन है, ये यहाँ पर आया है मैंने A12 देख लीजिए कि -12 आएगा, ठीक, -6 आएगा और +4 आएगा, तो ये कुल मिला के प्लस हो जाएगा ना। ये बाहर जो माइनस लगा ये मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर ये प्लस होगा, और जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ प्लस होगा, तो कुल मिला करके जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस होगा। देखिए कभी कभी ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, जब छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं तो आगे चल के वही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग ए इनवर का मान समीकरण 1 में, ध्यान दो, समीकरण 1 में रखने पर ए इनवर का जो मान है उसको ला करके समीकरण 1 में रख दीजिए। और इन सभी चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यह वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया है ए इनवर की, उसको ला करके समीकरण 1 में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की जेड की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ो, ध्यान से यहाँ रखो भैया। x का मतलब क्या है, x y और z है। ए इनवर का मतलब क्या है, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, और ये जो दूसरी वैल्यू थी ये कितनी थी, 11 -5 और -3, यही तो है। अब इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, देखिए कैसे, x y और z, ठीक, सॉल्व करेंगे, इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक, इसके साथ करेंगे तो -5 आएगा, और इसके साथ करेंगे तो आपका जो है प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ करोगे -22 आएगा, और इसके साथ करोगे -45 आएगा, और प्लस में करोगे तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसको करिए -11 आएगा, -25 आएगा, और प्लस में 39 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, x y z इज इक्वल टू, यहाँ तो आपको दिख रहा है 1 आ रहा है,
इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 to 7 67 आएगा, माइनस करोगे 2 आएगा, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 36 मतलब 3 आएगा। फाइनली सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी मिलेगी 3 मिल जाएगी। और यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, आई होप आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट आपके माइंड में बचा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको टास्क के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराने चल रहा हूँ। इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा और डियर स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए और उन्होंने उसको सॉल्व किया और कमेंट सेक्शन में आ करके उन्होंने मुझे अपना आंसर भी बताया है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको सॉल्व करना है आपको, वो है डियर स्टूडेंट्स 3x + 2y ठीक + 4z = 7, 2x + y + z = 4 ठीक, और है x + 3y + 5z = 2। ये इक्वेशंस है। बगल में मैं इसका आंसर भी आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको मैं इसका आंसर भी दे रहा हूँ जिससे आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। x = 18/8 आएगा, y की वैल्यू 9/4 आएगी और z की जो वैल्यू आएगी वो 5/8 आएगी। सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है x + 2y + 3z = 1 और उसके बाद है 2x + 3y + 2z = 2, उसके बाद 3x + 3y + 4z = 1। ठीक है, आपको बता दें कि ये BTE की तरफ से 2002 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x की वैल्यू -3/7 आ रही है, y की वैल्यू -8/7 आ रही है, z की वैल्यू -2/7 आ रही है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, अगली बात ये है डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर तो हमने आपको आंसर दे दिया। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो x की, y की और z की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को ला करके इन इक्वेशंस में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इन इक्वेशंस में जब हम ला करके वैल्यूज को पुट करेंगे तो अगर ये वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो ये इनके सॉल्यूशंस होंगे, नहीं तो ये इनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। वही काम आप लोग कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में अपने आंसर की जाँच जो है वो आप अपने आप कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सार्थक है, मीन्स वो करेक्ट है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। आपका ये चैप्टर मैट्रिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों का वो कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको आपका सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया वो था डियर स्टूडेंट्स आव्यूह। सेकंड चैप्टर आपका है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण, जो कि आव्यूह में ही होता है। उसको हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो कल का लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप मिस मत करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।